चांद के समान आपको ये जो संरचना दिखाई दे रही है साथियों, ये वाली, ये होता है साथियों डेंड्रोन। क्या होता है साथियों? डेंड्रोन। और इसी डेंड्रोन से साथियों छोटी छोटी शाखाएं निकली हुई होती है, ये वाली भैया, बोलो दिखाई दे रही है आपको ये शाखा है। ये इन शाखाओं को कहा जाता है साथियों डेंड्राइट। क्या कहा जाता है साथियों? डेंड्राइट कहा जाता है। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यूरॉन के बारे में। गाइज, क्या होता है न्यूरॉन? न्यूरॉन की संरचना कैसी होती है? न्यूरॉन के कौन कौन से भाग होते हैं? और गाइज वो भाग क्या क्या करते हैं? न्यूरॉन की आकृति कैसी होती है? न्यूरॉन का मुख्य कार्य क्या है? हमारी बॉडी में कितने न्यूरॉन होते हैं? गाइज, इन सभी क्वेश्चनों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं साथियों। देखिए न्यूरॉन, गाइज सबसे पहले आपको ध्यान रखना है न्यूरॉन, इस न्यूरॉन को हिंदी में कहा जाता है तंत्रिका कोशिका। गाइज ये एक सेल है, यानी कि ये एक कोशिका है। सबसे पहले साथियों मैंने ये ही लिख रखा है कि भैया ये एक सेल है, ये एक कोशिका है। इतनी बात क्लियर है? ओके। दूसरा पॉइंट मैंने लिख रखा है साथियों कि ये तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। गाइज हम नर्वस सिस्टम चैप्टर पढ़ते हैं, उस नर्वस सिस्टम चैप्टर में हम ब्रेन के बारे में और साथियों स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु के बारे में पढ़ते हैं, ये आपको पता होगा। तो गाइज हमारा जो चैप्टर है तंत्रिका तंत्र, गाइज तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई माना जाता है भैया न्यूरॉन को, तंत्रिका कोशिका को। अगर आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाए साथियों, चाहे वो रेलवे हो चाहे एसएससी हो, कि तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो भैया न्यूरॉन होती है। इतनी बात आपको समझ में आई? गाइज ये क्वेश्चन आपसे इसे भी पूछा जा सकता है कि भैया ब्रेन जो मस्तिष्क होता है, उस मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो गाइज कौन सी है भैया? न्यूरॉन है, तंत्रिका कोशिका है। गाइज आपके ब्रेन की एक सेल है ये, भैया आपके ब्रेन की सेल है। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में किसके बारे में बताया था? नेफ्रॉन के बारे में बताया था। नेफ्रॉन क्या था साथियों? किडनी की एक सेल थी। वैसे ही साथियों आपकी ब्रेन की एक सेल है, कौन? ये साथियों न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है साथियों, और भैया हमारे ब्रेन की, हमारे मस्तिष्क की भी सबसे छोटी इकाई है। अब बात आती है साथियों कि न्यूरॉन हमारी बॉडी में कितने होते हैं। गाइज हमारी बॉडी में न्यूरॉन 100 बिलियन होते हैं। अब ये आपको पता होना जरूरी है साथियों कि मिलियन क्या होते हैं, बिलियन क्या होते हैं। लगभग में साथियों हमारी बॉडी में 100 बिलियन न्यूरॉन पाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर आपको? ओके भैया आगे चलते हैं। गाइज जो तंत्रिका कोशिका है, इस कोशिका का आकार अनिश्चित होता है। ये छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है। इसका आकार गाइज अनिश्चित होता है। अगर आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया न्यूरॉन का आकार कैसा होता है, तो गाइज अनिश्चित होता है। कोई फिक्स शेप नहीं है साथियों इसकी, इसका आकार भैया अनिश्चित होता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ओके भैया आगे चलते हैं। गाइज ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ये क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षा जैसे रेलवे ग्रुप डी वगैरह में साथियों बहुत बार पूछा गया है कि आपके शरीर की, पूरे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो गाइज ये है भैया तंत्रिका कोशिका, जिसे आप न्यूरॉन कहते हो। और ये एक मस्तिष्क की सेल है, आपके मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई है, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। बोलो इतनी बात आपको समझ में आ गई? गाइस अगर मैं जनन कोशिकाओं की बात करूं तो आप सभी को पता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है जनन कोशिकाओं में? तो गाइस आप सभी को पता है अंडाणु होता है। जो अंडाणु की जो सेल होती है साथियों, वो भैया मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। और सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, शुक्राणु। इतनी बात क्लियर है? ऐसे ही साथियों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो कौन सी है भैया? तंत्रिका कोशिका है। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया आगे चलते हैं। सबसे कम पुनर्निर्माण की क्षमता पाई जाती है। गाइस आप सभी को पता होगा, ट्रैफिक पुलिस, जब आप बाइक पर जाते हो तो ट्रैफिक पुलिस का नियम यह कहता है कि भैया सभी को हेलमेट लगाना जरूरी है। ऐसा क्यों कहा जाता है? आपने सुना भी होगा कि हमारे मस्तिष्क में लग जाती है तो इंसान की जल्दी ही मृत्यु हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? एक बार गाइज आपका ब्रेन डैमेज हो गया तो उसके बाद में उसका निर्माण नहीं होता,
क्योंकि ब्रेन की ये सेल है साथियों, कौन? न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। अगर गाइज एक बार ये डैमेज हो गई तो इसका दोबारा निर्माण नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि भैया इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। कोशिका विभाजन क्या होता है? कोई एक कोशिका होती है साथियों, ये अपने आप को विभाजित करती है और एक से दो कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। फिर साथियों ये कोशिका विभाजित करेगी और एक से दो कोशिका बना लेगी। ये प्रोसेस होती है साथियों कोशिका विभाजन। तो भैया ये एक सेल है, इसमें कोशिका विभाजन की प्रोसेस नहीं होती, इसमें इसका कोशिका विभाजन नहीं होता, इसका विभाजन नहीं होता इस सेल का, इसलिए साथियों इसका पुनर्निर्माण नहीं होता। जैसे नाखून है, नाखून के सेल का कोशिका विभाजन होता है इसलिए नाखून बढ़ जाते हैं साथियों। आपके बाल है, बाल के सेल का कोशिका विभाजन होता है इसलिए आपके बाल बढ़ते हैं। आपने सुना होगा साथियों जो लीवर होता है उस लीवर को प्रतिशत में डोनेट किया जाता है, परसेंटेज, उसका 10%, 20%, 50% आप डोनेट कर सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि साथियों उसमें सबसे ज्यादा पुनर्निर्माण की क्षमता पाई जाती है। तो गाइज सबसे कम पुनर्निर्माण की क्षमता किस में पाई जाती है भैया? इस तंत्रिका कोशिका में। ये ब्रेन की एक सेल है। क्यों पाई जाती है साथियों इसमें सबसे कम पुनर्निर्माण की क्षमता? क्योंकि इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता। इतनी बात क्लियर है? मैं लिख लेता हूं साथियों, सबसे ज्यादा पुनर्निर्माण की क्षमता, सबसे ज्यादा पुनर्निर्माण की क्षमता, पुनर्निर्माण की क्षमता किस में होती है भैया? तो याद रखना मेरे दोस्त, आपके लीवर में होती है, जिसे आप यकृत या जिगर कहते हो। और सबसे कम पुनर्निर्माण की क्षमता साथियों किस में होती है भैया? आपकी तंत्रिका कोशिकाओं में होती है, तंत्रिका कोशिकाओं में होती है, क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। इसमें भैया कोशिका विभाजन नहीं होता, कोशिका विभाजन नहीं होता। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका विभाजन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो 1855 में रुडोल्फ वर्चोव नाम का एक वैज्ञानिक था साथियों, उसने बताया था कोशिका विभाजन के बारे में। बोलो इतनी सारी चीज आपको समझ में आई या नहीं आई? और बात करते हैं साथियों, आपकी मैंने बताया कि न्यूरॉन क्या है? एक कोशिका है, एक सेल है। अब साथियों सेल होगा तो साथियों इसमें कोशिकांग भी होंगे, कोशिका के अंग भी होंगे। तो याद रखना अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यूरॉन में केंद्रक पाया जाता है, जी हाँ साथियों बिल्कुल आपके न्यूरॉन में केंद्रक पाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन साथियों रेलवे में पूछे जाते हैं आपसे, पुलिस में, पटवार वगैरह में पूछे जाते हैं। क्या केंद्रक झिल्ली पाई जाती है? बिल्कुल साथियों न्यूरॉन में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। क्या अंतःपर्दवी जालिका पाई जाती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जी हाँ साथियों पाई जाती है। क्या साथियों माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है? बिल्कुल साथियों माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है भैया। क्या भैया गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय पाया जाता है? बिल्कुल साथियों गोल्जी काय पाया जाता है। ये तो हो गए साथियों बाहरी इंफॉर्मेशन। याद रखना मेरे दोस्त, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, सबसे कम पुनर्निर्माण की क्षमता, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये वो जानकारी है साथियों जो आपको पता होना जरूरी है। अब बात करते हैं साथियों इसका मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या है। उसके बाद में साथियों न्यूरॉन की संरचना पढ़ेंगे, उसमें न्यूरॉन के भाग आपको बताएंगे और उन भागों का क्या कार्य है। सबसे पहले साथियों मुझे ये बताओ आप, अगर आपको पता है कि जो न्यूरॉन होता है, जो तंत्रिका कोशिका होती है साथियों, इसका मुख्य कार्य क्या है? पता है आपको किसी को? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। देखिए ये हाथ है मेरा, इस हाथ में साथियों अगर किसी ने आपको या फिर मेरे को सुई चुभोई तो तुरंत आपको पता लग जाता है। आप क्या करते हो? आपके हाथ को पीछे हटा लेते हो। ऐसा क्यों होता है साथियों? क्योंकि भैया ये जो न्यूरॉन होते हैं ये आपकी बॉडी में होते हैं, जो साथियों सिग्नल को आपके ब्रेन तक पहुंचाते हैं। जैसे ही साथियों मैंने गर्म तवे पर हाथ रखा, तुरंत मैं हाथ को हटा लूंगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साथियों ये आपकी बॉडी में बहुत सारे, मैंने कहा ना कि 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं लगभग आपकी बॉडी में। तो न्यूरॉन जुड़े हुए होते हैं साथियों आपके ब्रेन से, आपके पूरे शरीर में बिखरे हुए रहते हैं साथियों, ये पूरे शरीर में।
जैसे ही मैंने गर्म तवे पर हाथ रखा साथियों, मेरा सिग्नल इस न्यूरॉन की सहायता से साथियों कहां पर पहुंचेगा, आपके ब्रेन के पास पहुंचेगा। और ब्रेन आपको बताएगा कि भैया ये अगर आप हाथ रखोगे इस पर तो आपका हाथ जल जाएगा, यहाँ की कोशिका डैमेज हो जाएगी, यहाँ पर आपको घाव पड़ जाएगा, इसलिए आप अपने हाथ को हटा लो। तो ये कार्य तुरंत होता है। तो इस सूचनाओं को ग्रहण करने का कार्य करता है साथियों न्यूरॉन। इसकी संरचना बताएंगे साथियों आपको हम, इसका डायग्राम कैसा होता है न्यूरॉन का, तंत्रिका कोशिका का चित्र कैसा होता है। क्लास 10th में साथियों ऐसी कोई एग्जाम नहीं हुई आज तक जिसमें भैया तंत्रिका कोशिका के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इसके कौन कौन से भाग होते हैं, वो भाग क्या किस तरीके से सूचनाओं को ग्रहण करते हैं साथियों, वो सारी बातें हम आपको अगले 10-5 मिनट में बताने वाले हैं। गाइज, मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मैंने गाइज बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र वाला चैप्टर भी करवा रखा है, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। आशा करता हूं साथियों अब तक मैंने जो आपको जानकारी उपलब्ध कराई है वो सभी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। गाइज, न्यूरॉन से प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, नीट हो, पटवार हो, पुलिस हो, एनडीए हो, पीसीएस हो, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है साथियों सभी में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो भाई साहब क्लास को शुरू से लेकर के एंड तक देखना, क्योंकि अगले 10-5 मिनट में जो आपको मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वो क्वेश्चन बार बार आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। गाइज, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ले लिया भैया? ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं हम न्यूरॉन की संरचना के बारे में। मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में क्या बताया कि न्यूरॉन का कार्य होता है हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से सूचनाओं को ग्रहण करता है और आपके ब्रेन तक पहुंचाता है। गाइज, मैंने कहा हमारी बॉडी में 100 बिलियन न्यूरॉन के आसपास होते हैं लगभग में। एक न्यूरॉन को अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर आप देखोगे साथियों तो आपको कुछ इस तरीके से संरचना दिखाई देगी। ये होता है साथियों न्यूरॉन, और यही साथियों मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। इतनी बात क्लियर है। यह संरचना साथियों क्लास 10th में आपसे बार बार पूछी जाती है, और रेलवे, ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एसएससी में साथियों, पटवार में, पुलिस में, एनडीए में इनके भाग से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान से सुनना गाइज, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं साथियों, जिस पर मैं अंडरलाइन करता हूं साथियों उसको ध्यान से देखना। चांद के समान आपको ये जो संरचना दिखाई दे रही है साथियों, ये वाली ये होता है साथियों डेंड्रोन। क्या होता है साथियों? डेंड्रोन। और इसी डेंड्रोन से साथियों छोटी छोटी शाखाएं निकली हुई होती है, ये वाली भैया बोलो, दिखाई दे रही है आपको? ये शाखा है, ये इन शाखाओं को कहा जाता है साथियों डेंड्राइट। क्या कहा जाता है साथियों? डेंड्राइट कहा जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। साथियों बीच में होता है केंद्रक, न्यूक्लियस, और इसके चारों ओर साथियों कुछ ग्रेन्यूल्स बिखरे हुए रहते हैं जिन्हें बोला जाता है साथियों नीजल्स ग्रेन्यूल्स, नीजल के कण। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद में साथियों आगे देखोगे आपको तो एक सिलेंड्रिकल ट्यूब जैसी एक बेलनाकार नली के समान आपको संरचना दिखाई देगी साथियों। इस पूरी संरचना को बोला जाता है एक्सोन। कहने का मतलब यह है साथियों कि आपका जो न्यूरॉन होता है, देखिए आपका जो न्यूरॉन है इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है साथियों हेड यानी कि सिर वाला पार्ट, एक होता है टेल यानी कि पूंछ वाला पार्ट। तो ये वाला जो पार्ट है यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि इस जगह से इधर इधर वाला जो पार्ट है साथियों ये हेड यानी कि सिर वाला पार्ट है, और इस सिर वाले पार्ट को कहा जाता है साथियों सेल बॉडी। क्या कहा जाता है साथियों? सेल बॉडी कहा जाता है, या फिर इसे साइटोन कहा जाता है।
आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि निम्न में से साइटोन किसका भाग है? नेफ्रॉन का, एल्वियोली यानी वायु कोशिका का, न्यूरॉन का। तो आप किसका बताओगे साथियों? भैया न्यूरॉन का भाग है। और पूंछ वाला भाग होता है साथियों, इसे एक्सोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सोन। ये सिलेंड्रिकल ट्यूब जैसी संरचना होती है, एक बेलनाकार नली के समान एक संरचना होती है। यह है साथियों हमारे न्यूरॉन का पूंछ वाला भाग, ये वाला। इस सिलेंड्रिकल ट्यूब के समान आपको जो संरचना दिखाई दे रही है, बेलनाकार नली के समान जो संरचना दिखाई दे रही है साथियों, ये हमारे न्यूरॉन का पूंछ वाला भाग है और इसका नाम है एक्सोन। और जो सिर वाला भाग है साथियों, यहां से आगे आगे का ये वाला एरिया, ये वाला साथियों इसका हेड वाला पार्ट है, इसे सेल बॉडी या साइटोन कहा जाता है। इसमें साथियों व्हाइट मैटर यानी कि सफेद रंग का एक पदार्थ भरा रहता है। किसमें भैया? इसमें हेड वाले पार्ट में, साइटोन में, सेल बॉडी में। और एक्सोन वाले पार्ट में साथियों ये ग्रे यानी कि भूरे रंग का एक पदार्थ भरा रहता है, ग्रे मैटर, जो साथियों आपके आईक्यू लेवल को बताता है कि भैया इसका आईक्यू लेवल कितना है। जितना ज्यादा साथियों ये ग्रे मैटर, ये भूरा पदार्थ आपके इस एक्सोन में होगा, उतना ही साथियों आपका आईक्यू लेवल अच्छा रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई? ओके भैया। आप देखोगे साथियों सिलेंड्रिकल जो ट्यूब है, ये बेलनाकार जो नली है साथियों, इसके ऊपर आपको इस तरीके से संरचना दिखाई दे रही होगी साथियों, जो इसको घेरे हुए रहती है। ये होती है साथियों माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ क्या करता है साथियों? आपका जो पूंछ वाला पार्ट है, जो एक्सोन वाला पार्ट है, इस एक्सोन वाले पार्ट को साथियों सुरक्षा प्रदान करता है। ये किसका बना हुआ होता है साथियों? ये बना हुआ होता है प्रोटीन का। किसका बना हुआ होता है साथियों? प्रोटीन का बना हुआ होता है। ओके भैया। इसके बीच में साथियों आपको ये नोड दिखाई दे रहे होंगे, इन नोड को कहा जाता है साथियों नोड ऑफ रेनवियर। रेनवियर के नोड ये क्या करते हैं साथियों? ये भैया सूचनाओं को स्पीड देते हैं, वो बाद में बताएंगे इसका कार्य। तो फिलहाल आपको ये समझ में आ गया कि ये वाला पार्ट क्या है साथियों? नोड ऑफ रेनवियर, रेनवियर का नोड। आपके एक्सोन को जो सुरक्षा प्रदान कर रहा है साथियों, ये वाला पार्ट कौन सा है भैया? माइलिन शीथ है, ये वाला माइलिन शीथ है। एक्सोन क्या है? एक सिलेंड्रिकल ट्यूब के समान एक संरचना है, यानी कि आपके न्यूरॉन का पूंछ वाला हिस्सा है। इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं साथियों, तो यह आ जाता है एक्सोन टर्मिनल। जैसे आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर या एयरपोर्ट, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, यानी कि एक्सोन का अंतिम भाग है साथियों। और एक्सोन का जो अंतिम वाला भाग है साथियों, वो होता है एक्सोन टर्मिनल। और ये वाला जो क्षेत्र होता है साथियों, इसे कहा जाता है सिनेप्स क्षेत्र। गाइज यहां पर पहले न्यूरॉन का अंतिम वाला भाग और दूसरे न्यूरॉन का पहला वाला भाग, यानी कि ये डेंड्राइट या डेंड्रोन वाला पार्ट, इन दोनों के बीच में, कहने का मतलब यह है साथियों इसकी पूंछ से एक न्यूरॉन और जुड़ा हुआ रहता है। अगर साथियों न्यूरॉन जुड़ेगा तो इसी क्षेत्र में आकर के जुड़ेगा, इसी सिनेप्स क्षेत्र से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो न्यूरॉन के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे सिनेप्स क्षेत्र कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी पूंछ से साथियों दूसरे न्यूरॉन का आगे वाला हिस्सा जुड़ता है, ये डेंड्राइट, ये जुड़ता है साथियों। अगर एक न्यूरॉन और बना दूं साथियों में, इसके जस्ट बाद में यहां पर, तो क्या दिखाई देगा आपको कि इसकी पूंछ से ये अगले न्यूरॉन का ये वाला भाग, सिर वाला भाग साथियों यहां पर जुड़ा हुआ रहता है। दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है साथियों, जिसे क्या कहा जाता है? उसे सिनेप्स क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनेप्स क्षेत्र। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे सिनेप्स क्षेत्र कहा जाता है, सिनेप्स गैप। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? अब देखिए, सबसे पहले साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले न्यूरॉन का कौन सा भाग सूचनाओं को ग्रहण करता है? तो साथियों सबसे पहले न्यूरॉन्स का ये जो डेंड्राइट वाला भाग है, ये जो शाखाएं निकली हुई रहती है साथियों, ये सबसे पहले सूचनाओं को ग्रहण करती है। उसके बाद में यहां जाता है साथियों, ये निजल्स जो कण होते हैं साथियों, ये क्या करते हैं भैया? इस सूचनाओं को ऊर्जा देते हैं। क्योंकि भैया ये जो निजल्स
ग्रेन्यूल्स है, ये जो नीजल के कण है साथियों, ये प्रोटीन के निर्माण में प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नीजल्स कण, जो नीजल्स के कण होते हैं साथियों, उनका कार्य क्या है, तो ये प्रोटीन को बनाते हैं साथियों आपकी इस कोशिका में। ये प्रोटीन के निर्माण में और प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होते हैं। उसके बाद में साथियों ये सूचनाएं यहाँ पे आ जाती है एक्सोन वाले पार्ट में, यानी कि इस न्यूरॉन के पूंछ वाले पार्ट में, और इसके बीच में साथियों ये नोड्स लगी हुई होती है। इन्हें कहा जाता है नोड्स ऑफ रेनवियर की नोड। ये क्या करती है साथियों, सूचनाओं को स्पीड देती है। उसके बाद में यहाँ से बाद में साथियों ये सिनेप्स क्षेत्र से होता हुआ कौन जुड़ता है साथियों, अगले न्यूरॉन का सिर वाला पार्ट, फिर वो सूचनाएं ग्रहण करेगी साथियों, फिर यहाँ पे आ जाएगी, ये नीजल्स के कण इन्हें ऊर्जा देंगे साथियों, फिर यहाँ पहुंच जाएगी, ये नोड ऑफ रेनवियर है, रेनवियर का जो नोड है, फिर सूचनाओं को स्पीड देगा, फिर यह पीछे वाले हिस्से में चली जाएगी, फिर अगले न्यूरॉन का हेड यानी कि सिर वाला पार्ट आ जाएगा, डेंड्राइट वाला, वो सूचनाओं को ग्रहण करेगा। ऐसे साथियों हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स लगे हुए होते हैं जो सूचनाओं को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। बोलो भैया, क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? आशा करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने आपको इसके भाग बताए कि भैया ये डेंड्राइट है, ये जो शाखाएं निकली हुई है ये वाली, और साथियों ये दूसरे वाले, ये जो चंद्रमा के समान, चांद के समान ये जो संरचना दिखाई दे रही है ये वाली, ये क्या है, ये डेंड्रोन है। ये आगे वाला भाग साथियों सिर वाला भाग है, इसे सेल बॉडी या साइटोन कहा जाता है। ये पूंछ वाला भाग है, बेलनाकार जो नली सी दिखाई दे रही है साथियों, ये क्या है, ये एक्सोन है, आपके न्यूरॉन का पूंछ वाला भाग है। बीच में क्या होता है, नोड ऑफ रेनवियर, और इसे सुरक्षा कौन प्रदान करता है, माइलिन शीट, ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। ये एक्सोन टर्मिनल है, आपके एक्सोन का अंतिम वाला भाग है, और दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है उसे सिनेप्स क्षेत्र कहा जाता है। आशा करता हूं साथियों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है बेटा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट? आशा करता हूं साथियों ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। गाइज अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। और एक इम्पोर्टेंट बात और, मैंने गाइज नेफ्रॉन की संरचना भी और नेफ्रॉन का डायग्राम कैसा होता है, नेफ्रॉन के कौन कौन से भाग होते हैं, वो नेफ्रॉन के भाग क्या क्या कार्य करते हैं साथियों, वो सभी मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाए हैं। तो मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर दोनों में से एक जगह पर साथियों आपको नेफ्रॉन का वीडियो दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करके आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।